स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो कैंपस का किंग कौन होगा, इसका जवाब आज सामने आना है। छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए कल मतदान हुआ। कई सारी घटनाएं दिन भर सुर्खियां बटोरती रहीं, लेकिन 1 बजे तक आखिरकार मतदान संपन्न हुआ। हालांकि कई जगहों पर मतदान प्रतिशत काफी कम रहा और कई जगहों पर बहुत अच्छा रहा। लेकिन इस मतदान ने क्या गुल खिलाया है? किसे छात्रों ने अपना प्रतिनिधि चुना है, किसे एपेक्स में चुना है, इसका जवाब आज सामने आ जाएगा। छात्र संघ चुनाव की काउंटिंग आज होनी है। सुबह 10 बजे से काउंटिंग का दौर शुरू हो जाएगा। देखिए, 3 ऐसी जगह हैं जहां के नतीजे आज दिन भर काफी मायने रखने वाले हैं, काफी उन पर बातचीत होगी। एक है उदयपुर, एक है जोधपुर और सबसे ज्यादा है राजस्थान यूनिवर्सिटी। इधर आरयू की बात कर लें तो आरयू कैंपस के बाहर पहली बार ऐसा है, छात्र संघ चुनाव के अब तक के इतिहास में पहली बार आरयू कैंपस के बाहर कॉमर्स कॉलेज में काउंटिंग होगी। आरयू के लिए जो वोटों की काउंटिंग है वो कॉमर्स कॉलेज में होनी है। इसमें यूनिवर्सिटी के 107 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, बैलेट बॉक्सेस जहां पर काउंटिंग होनी है मतगणना स्थल पर लाए जाएंगे, टेबल पर रखे जाएंगे। हर एक टेबल पर कैमरे से निगाह भी रखी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए जुट रहे हैं सहयोगी लवली। देखिए, जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनके लिए आज सुबह तक का इंतजार ही काफी मुश्किल था, तो ये जो 1.5 घंटे बाकी हैं वो तो और मुश्किल रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि 1.5 घंटे का वक्त जो है बड़ा मुश्किल है और 10 बजे से जो पहला परिणाम होगा वो संगठन कॉलेजों में आना शुरू होगा। और रही बात अपेक्स के इलेक्शन की, अध्यक्ष महासचिव की, तो उसका परिणाम जो है 12 बजे से आना शुरू होगा। इसका रुझान जो है वो करीब 10 बजे के बाद में आना शुरू होगा और इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं, औपचारिकता है, वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। 10 बजे से यहाँ पर जो मतपेटियां हैं जो सील की गई थी स्ट्रांग रूम में, उसे प्रत्याशियों की मौजूदगी में खोला जाएगा और उसे टेबल पर जमाने का जो काम है वो किया जाएगा। 107 कर्मचारी जो है वो इसमें जुटे रहेंगे और देर रात तक आज ये जो शुरुआत हो रही है 10 बजे से, ये देर रात तक रात की 10 बजे तक से लेकर के हो सकता है 12 बजे तक संभावित जो समय बताया जा रहा है, तब तक जो है इसकी मतगणना का जो काम है वो पूरा हो पाएगा। और तमाम जो अपेक्स की जो दोनों बॉडीज हैं, अध्यक्ष और महासचिव, उसके अलावा जो संगठक कॉलेज हैं जयपुर के, चाहे महारानी हो, चाहे महाराजा हो, चाहे कॉमर्स लॉ इवनिंग हो या लॉ मॉर्निंग हो, तो सभी का जो परिणाम है ये पहले आना शुरू होगा और बेहद स्फूर्ति के साथ में परिणाम आएगा, क्योंकि बैलेट पेपर्स को गिनने के लिए जो टीम लगाई गई है वो एक बड़ी टीम लगाई गई है और 107 कर्मचारी इन बैलेट पेपर्स को गिन करके तय समय में जो है इसकी मतगणना का जो काम है वो पूरा होगा। पहले कॉलेज पूरे होंगे, उसके बाद में संगठक महासचिव के जो बैलेट पेपर आए हैं अलग अलग कॉलेजों से, उसे कलेक्ट करने के बाद में मेन कैंपस की जो पेटियां है वो खोली जाएगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस का किंग कौन है। जी, आपसे इस बारे में पहले मैं चर्चा कर चुका हूं। देखिए, मुझे अच्छा लगा आप जो मुस्कुराकर ये पूरी जानकारी दी है, आपकी मुस्कान आवाज के रूप में सामने भी आई। लवली, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अब हालांकि पहले भी मैंने आपसे पूछा है सुबह, आपको याद होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि कल देर शाम तक जितनी भी आपत्तियां आई उनका निस्तारण हो चुका है या आज शुरुआती हंगामेदार रहने वाली है? निस्तारण का जो काम है वो पूरा हो चुका है, आपत्ति निस्तारित कर दी गई है। जो बची हुई आपत्तियां हैं, तो बताया जा रहा है कि जो आपत्तियां बची है, जिस पर आपत्ति जवाब पर भी आपत्ति आई है, तो उनका निस्तारण कुछ देर के बाद में जो पहला काम निर्वाचन अधिकारी की ओर से यही होगा। उन्होंने तात्कालिक रूप से यही कहा था कि जो भी आपत्तियां आ रही है वो लिखित में दी जाए और लिखित में जो आपत्तियां आ रही है उनका तय समय पर निदान करना उनका फर्ज है और उन्होंने करके दिखाया। कल निर्वाचन की टीम बड़ी एक्टिव नजर आई और 2 साल के बाद में चुनाव हो रहे थे, कई सारे आरोप एबीवीपी ने लगाए, कभी एनएसयूआई ने लगाए, लेकिन कल निर्वाचन की टीम ने बड़ा बेहतरीन काम करके और ये साबित करके दिखाया कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान, ये कह सकते हैं कि पहली बार पिछले 5 सालों के अंदर जयपुर की यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और शांतिपूर्ण रहने के साथ साथ ही तय समय पर मतदान की प्रक्रिया को पूरा कराने के बाद मतपेटियों को भी जो है तय जगह पर पहुंचाया गया कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच में। अब आज बड़ा चैलेंज का दिन है कि मतगणना किस तरह से पूरी होगी, क्योंकि सभी विवादों की जड़ है वो मतगणना होने शुरू होगी। फर्जी मतदान के आरोप भी आज लगेंगे, जो जीतेगा वो फर्जी वोटिंग के आरोप भी लगाया, हारेगा जो फर्जी वोटिंग के आरोप भी लगाया, क्योंकि कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बयान जारी किया था कि फर्जी वोटिंग हो रही है।
लेकिन जांच की गई तो ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं। हालांकि बाद में शाम को एक बैलेट पेपर जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस मामले में निर्वाचन अधिकारी ने जांच बिठाई है और आज शायद उसकी रिपोर्ट जो है वो निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचेगी। तो आप ये मान के चलिए, ये मुकम्मल मान के चलिए कि आज जो है वो कत्ल का दिन है वो मतगणना टीम के लिए, चुनाव की टीम के लिए, और उन्हें ये साबित करके दिखाना होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा वोटिंग के परसेंटेज की यहाँ पर मंशा थी, लेकिन यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा अन्य यूनिवर्सिटी से। तो ये मान के चला जाए कि ये जो पूरी तरह से ये पारदर्शी मतगणना का काम ये पूरा होगा, और पारदर्शी होने के साथ साथ ये बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो फर्जी मतदान के जो आरोप लगते आए हैं हमेशा से, उन आरोपों में तथ्यात्मक क्या कुछ सच्चाई पाई जाती है, या हर बार की तरह कई बार की तरह वो फर्जी आरोपों के जो है वो साबित होंगे। फिलहाल यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो माकूल कर लिए गए हैं। तमाम डीसीपी एसीपी की ड्यूटी लगाई गई है। डीसीपी ईस्ट खुद मौका मुआयना करके गए हैं, और उनके साथ में तमाम थानों के जाब्ता जो है एक्स्ट्रा जाब्ता, यहाँ पर करीब 1100 के आसपास पुलिस के जवान जो है वो इन सेंटर्स के आसपास तैनात रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि इस बार मतगणना का जो स्थल बदला गया है वो विधानसभा और लोकसभा की जहां मतगणना होती है, ठीक उस स्थान पर ये मतगणना हो रही है। यानी आप मान के चलिए कि पुलिस को थ्रेट था कि यहाँ पर किसी तरह से कोई आशंका थी पुलिस को कि यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए पुलिस ने इस बार मतगणना स्थल को बदलाया। और मतगणना स्थल को न केवल बदलाया गया बल्कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव जैसा करने की कोशिश की गई है, ताकि यहाँ पर एक पारदर्शी तरीके से ये मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो सके। क्योंकि सरकार चुनावी साल में जा रही है, अगर किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी होती तो सरकार को इस बात को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने पूरे इंतजाम करने की और फ्री हैंड अधिकारियों को दिया है कि अधिकारी जो है वो फ्री हैंड से इलेक्शन को कराएं, और न केवल इलेक्शन को कराएं बल्कि लोगों में विश्वास जताएं कि मतदान और मतगणना का जो काम है छात्र संघ चुनाव का, वो पूरा पारदर्शी तरीके से किया गया है। तो सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज था छात्र संघ चुनाव 2 साल बाद आयोजित करना। पहले भी इससे पहले 2005 में बवाल होने के चलते छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी उस दौरान के मुख्यमंत्री ने। एक माइन्यूट सा ऑब्जर्वेशन है, देखिए कहने को तो अपन सभी जानते हैं, और जिस तरह से हाल के दिनों में कोरोना केसेस बढ़े हैं, ऐसे में कोविड सेंसिटिव या कोविड से जो वॉर है उसका फ्रेंडली ये पूरा प्रोसेस रहा ही नहीं। कल मतदान के दौरान भी वैसा कुछ हमने देखा ही नहीं। इक्का दुक्का अगर कोई मास्क पहन के रहा हो तो रहा हो, मुझे तो कुछ खास नजर आया नहीं। बहरहाल लवली, अब मेरा सवाल यह है कि देखिए जितने भी राउंड्स होंगे काउंटिंग के, हर राउंड के बाद आपत्तियां ली जाती हैं बीते कुछ समय से, कुछ चेंजेस के बाद से। ये जो आपत्तियां ली जाएंगी, कैसे ली जाएंगी, किस तरीके से ली जाएंगी, और उसका मौके पर निस्तारण किस तरह से करना है, उसको लेकर एक्सपर्ट्स को भी बिठाना जरूरी है। तो इस सेंस में क्या जानकारी है? हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने बताया। ये पूरे राजस्थान के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जो आपत्तियां ली जानी है उनको लेकर के रिटर्निंग अधिकारी खुद उस आपत्ति का जवाब देंगे। साथ में जो एक्सपर्ट्स की टीम है उन्हें वहां पर बैठाया गया है। एक्सपर्ट्स की ये जिम्मेदारी होगी कि वो पारदर्शी तरीके से तुरंत मौके पर उन आपत्तियों के निस्तारण के लिए अपनी राय जो है वो निर्वाचन अधिकारी को दें। निर्वाचन अधिकारी में चुनाव अधिकारी भी शामिल है, साथ साथ में DSW जो कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया को आयोजित करा रही है वो भी शामिल है। दोनों मिलकर के वहीं पर आपत्ति का निस्तारण करने की उन्हें जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। और आपत्ति को न केवल लेने, लिखित में ये आपत्ति जो है वो मौके पर ली जाएगी, और अगर कोई गड़बड़ी मौके पर पाई जाती है, बैलेट पेपर का बंडल इधर उधर होता है या कोई और गड़बड़ी, तो उसके निदान के लिए भी मौके पर ही डायरेक्शंस देने के लिए जो है, इसीलिए हर एक बैलेट को 2 व्यक्ति देखेंगे, और कौन वो व्यक्ति होंगे, कौन किस व्यक्ति के साथ ड्यूटी है, इस बारे में भी जानकारी अभी जब ड्यूटी पर जो टेबल पर पहुंच रहे हैं कर्मचारी उन्हें मिल रही है। और अभी आपको एक महत्वपूर्ण ब्रेकिंग जो हम ब्रेक करने जा रहे हैं कि अभी मॉक मतगणना जो कहते हैं कि मतगणना का जो ट्रायल है वो शुरू किया जाएगा अब से 5 मिनट से 10 मिनट के बाद में। और मतगणना का ट्रायल जो है वो शुरू करने के साथ ही ये तय हो जाएगा कि मतगणना की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से पूरी होगी। मौखिक आपत्तियां एंटरटेन नहीं की जाएंगी, आपकी बात का मतलब मैं ये निकालूं? देखिए, अगर मौके पर अगर आपत्ति जैसा कुछ लगता है तो बिल्कुल मौखिक आपत्ति को भी स्वीकार किया जाएगा। और अगर लगता है कि इस बारे में आपत्ति को लेकर के सरकार को कोई प्रस्ताव भेजना है, कोई और बड़ा पेचीदा मामला है, तो मतगणना को रोक करके सरकार से मार्गदर्शन लेने का काम जो है वो निर्वाचन अधिकारी करेंगे। उसके बाद ही मतगणना की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। ऐसा पहले हो चुका है जब आपत्ति की वजह से जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की मतगणना को रोका गया था, और वो मतगणना 1-2 नहीं बल्कि 8 घंटे तक रुकी रही थी। इस दौरान सरकार से मार्गदर्शन मिलने के बाद में फिर मतगणना का जो काम है वो पूरा किया गया था। जी
देखिए, अगर विशुद्ध आर्यू की बात करूं तो उनकी एक चूक कल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज वो अपनी किरकिरी ना करवाएं, एक भी सवाल अपने ऊपर न लगवा लें। बहरहाल लवली, अब अगर मैं नतीजों के लिहाज से बात करूं तो आर्यू के नतीजे क्या मैसेज देंगे पब्लिक को? और दूसरा, जैसा कि मैं लगातार इस बात को मेंटेन कर रहा हूं कि मुख्य तौर पर हमें किसी भी एनालिसिस पर पहुंचने के लिए या ठोस बात को सामने रखने के लिए उदयपुर, जोधपुर और खासकर राजस्थान यूनिवर्सिटी, इन 3 जगहों पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो नतीजे हैं वो सीधे तौर पर सरकार की छवि से जोड़े जाने लगे हैं। जो राजनीतिक पंडित है उनका यह कहना है कि सरकार के जो संगठक है, सरकार का जो कांग्रेस का जो संगठक सहयोगी जो दल है एनएसयूआई, वो पूरी तरह से खुलकर के सरकार के लिए अपनी पैरवी करता है। वहीं दूसरी तरफ तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो ये कहता है कि हमारा सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोनों की ही नींद को अगर किसी ने उड़ा रखा है तो वो है निर्दलीय। और निर्दलियों का ये इतिहास रहा है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर तो निर्दलियों का पलड़ा भारी रहता है। और ठीक ऐसा मतदान के दौरान भी देखने को मिला, जब दोनों ही निर्दलीय, जो कि चाहे वो निहारिका जोरवाल की बात करें चाहे निर्मल चौधरी की बात करें, दोनों में ही जो है कड़ी टक्कर जो है वो बताई जा रही है एनएसयूआई की रितु बराला से। तो ऐसे में जो त्रिकोणीय संघर्ष ये बन गया है, हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सामने माहौल नहीं था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि विद्यार्थी परिषद ने साइलेंट तौर पर अपने वोटर्स से वोटिंग कराई है। तो अब क्या वोटिंग हुई है, क्या दावों में सच्चाई है, ये कुछ देर बाद स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो त्रिकोणीय संघर्ष है उसने फिलहाल दोनों ही संगठनों की नींद उड़ा रखी है। जो निर्दलीय हैं उनके चेहरे की मुस्कान और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि किस तरह से वो इलेक्शन को लेकर के प्रिपेयर रहे और मतगणना के को लेकर के किस तरह से प्रिपेयर होकर के यहाँ आए हैं। और जो संगठक, जो छात्र संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ नुकसान जरूर हुआ, जिसकी भरपाई अब कैसे होगी इस बारे में विचार और मंथन का दौर चलेगा। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शाम को अपने प्रत्याशियों के साथ एक बैठक भी की थी। एनएसयूआई ने कोई बैठक नहीं की, लेकिन उन्होंने बैठक करके मंथन किया आखिरकार क्या कमी रही, क्या अच्छाई रही, क्या कुछ रहा, चुनाव का फीडबैक लिया गया। तो ऐसे में आशंकित हैं सभी लोग कि, और ये भी कहा जा रहा है जो जानकार है उनकी ओर से, कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। वोटिंग का जो आंकड़ा होगा वो बेहद कम होगा, जीत और हार का आंकड़ा वो बेहद कम रह सकता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रहा है। और हर पोल पर, हर पोलिंग पर करीब करीब आप मान के चलिए कि 500 में से 100, 500 में से 300, 1000 में से 700, 600 वोट ही गिरे हैं। तो ऐसे में, और बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान जो है वो हुआ है, तो अपने आप में ये मतदान जो है कई तरीके से जो है वो प्रैक्टिकल रिसर्च के तौर पर देखा जाएगा। और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसके लिहाज से भी परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पर जो चुनाव लड़ते हैं छात्र संघ का, वो विधायक के टिकट के अपने क्षेत्र से दावेदारी करते हैं, और इसीलिए इसे राजनीति की पहली सीढ़ी भी कहा जाता है। वो बात अलग है कि 2014-15 के बाद के जो भी अध्यक्ष रहे वो यूनिवर्सिटी में ही आज भी नजर आते हैं। वो विधायक नहीं बन पाए किन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा का स्तर, राजनीति का स्तर और तमाम तरह के स्तर की बात की जाती है, उस पर मंथन होने की जरूरत है। तो इस वजह से 14-15 के बाद के नहीं बन पाए। लेकिन इस बार का जो चुनाव है ये बड़ा रोचक बताया जा रहा है, और रोचक बताने के साथ ही कांटे की टक्कर वाला। ठीक है, आप नजर बनाए रखें लवली, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, खासकर उस वक्त जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। देखिए, उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। 2 दिन पहले नदी में बहे पति पत्नी के शव मिल गए। पत्नी का शव सिविल डिफेंस ने कल ही निकाल लिया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और अब जानकारी मिल रही है कि आज सुबह पति का भी शव नदी से निकाल लिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली से। कपिल, क्या जानकारी है? देखिए, 25 अगस्त को एक बाइक पर सवार होकर पति पत्नी गुजर रहे थे। उस दौरान बहती पुलिया को पार करने का रिस्क उन्होंने लिया, और पानी का बहाव काफी तेज था। ऐसे में बाइक सहित दोनों जो है राठौड़ा की गुड़ा गांव में जो नदी बह रही है उसमें वे लोग बह गए। इसकी सूचना जैसे ही सिविल डिफेंस की टीम को मिली, उसके बाद में सिविल डिफेंस की टीम पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर आई थी। 26 तारीख को यानी कल पत्नी के शव को जिस जगह यह घटना हुई थी उससे कुछ दूरी पर
सिविल डिफेंस की टीम ने काफी मशक्कत करते हुए निकाला। उससे पहले बाइक भी पानी से निकाल ली गई थी और कल रात को फिर अंधेरा होने के चलते ऑपरेशन रोक दिया गया था और आज सुबह जैसे ही ऑपरेशन शुरू किया उसके साथ में ही पति का शव भी, जहां पत्नी का शव मिला उससे कुछ दूरी पर बरामद हो गया है। अब दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया हुआ है और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। 12 में बाढ़ से पंप हाउस तबाह हो गया। बाढ़ से नागदा बलदेवपुरा फिल्टर प्लांट तहस नहस हो गया है। आधा किलोमीटर लंबी लाइन पानी में बह गई। पानी में डूब जाने से मशीनरी भी पूरी तरह से खराब हो गई है। तो इसी के साथ अब 42 गांव में जो पेयजल सप्लाई इस प्लांट के जरिए होती थी वो ठप हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 12 से। देखिए जिस तरह से बारिश ने तबाही मचाई, बाढ़ के जो हालात बने, उसने अब वैसे भी क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचाया है। और इसी कड़ी में अब जो जानकारी मिल रही है, नागदा बलदेवपुरा फिल्टर प्लांट यानी पंप हाउस तबाह हो गया है, तहस नहस हो गया है। योजना इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पेयजल योजना है। ये 2017 में शुरू हुई थी। इसको लगभग 4-5 साल हो गए। लेकिन आज जो अभी हाल ही में जो फ्लड आया है क्षेत्र में, वो 50 साल का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। जब इस योजना को बनाया था तब ऐसा कोई अनुमान नहीं था कि इस जगह पानी आ जाएगा। लेकिन जो फ्लड आया इसने पूरी नागदा बलदेवपुरा परियोजना को तहस नहस करके रख दिया है। इस परियोजना को अगर जल्दी से जल्दी स्टार्ट नहीं किया गया, चालू नहीं किया गया प्रशासन द्वारा, तो क्षेत्र के लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो सुना आपने किस तरह की स्थितियां वहां पर हैं। नागदा बलदेवपुरा फिल्टर प्लांट पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। जो आधा किलोमीटर लंबी लाइन थी वो पानी में बह गई। इसके अलावा जो मशीनरी थी पानी में डूब जाने से वो भी पूरी तरह खराब हो गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस प्लांट को वापस अपने पुराने रूप में लौटने में कितना समय लगता है, क्योंकि इस प्लांट की अहमियत काफ़ी ज़्यादा इलाके के लिए। 42 गांव ऐसे हैं जहां पर पेयजल सप्लाई इस प्लांट के जरिए होती है। ऐसे में 42 गांव में इस प्लांट के ठीक होने तक पेयजल सप्लाई ठप रहेगी। बात करते हैं लंपी वायरस से प्रभावित पशुओं के इलाज के लिए इलाज की। दरअसल आयुर्वेदिक विभाग ने लंपी से संक्रमित पशुओं के इलाज के लिए घरेलू नुस्खों का सुझाव दिया है। कहा है ऐसा करने से संक्रमित पशुओं की जिंदगी बचाई जा सकती है। लंपी वायरस के संक्रमण पर आयुर्वेद का प्रहार। घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खों से बचेगी पशुओं की जान। स्वस्थ पशुओं के वैक्सीनेशन के सरकार के फैसले के बाद आयुर्वेद विभाग की ओर से कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों की जानकारी दी गई है जिससे संक्रमित पशुओं का इलाज हो सकता है और उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। आइए सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि किस तरह से संक्रमित पशुओं का घरेलू नुस्खों से पशुपालक इलाज कर सकते हैं। पहले 3 दिन के लिए जो निर्देश जारी हुए हैं उसके मुताबिक पान के 10 पत्ते, काली मिर्च पाउडर 10 नग, ढेले वाला नमक 10 नग, आवश्यकता अनुसार गुड़ को पीसकर लड्डू बना लें और हर 3 घंटे में संक्रमित पशु को 1 लड्डू खिलाएं। पहले 3 दिनों तक ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद चौथे से 14 दिनों तक दूसरी प्रक्रिया पूरी करनी है। इसके लिए 1 मुट्ठी नीम का पत्ता, 1 मुट्ठी तुलसी का पत्ता, लहसुन की 10 कली, लौंग 10 नग, काली मिर्च पाउडर 10 नग, पान के पत्ते 5 नग, छोटे प्याज 2 नग, 15 ग्राम धनिया, 15 ग्राम जीरा, 10 ग्राम हल्दी पाउडर और गुड़ को मिलाकर सुबह और शाम खिलाएं।
ऐसा करने से संक्रमित पशुओं की न केवल इम्यूनिटी बढ़ेगी बल्कि उस पर संक्रमण का असर भी कम होगा। आयुर्वेद विभाग का सलाह के अनुसार हम एक अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसमें पहले तो संक्रमण से बचाव के लिए उपाय है, जिसमें तुलसी का पत्र 1 मुट्ठी, दालचीनी 5 ग्राम, सौंठ का पाउडर 5 ग्राम, काली मिर्च का 10 नग और गुड़ आवश्यक मात्रा में करके उसको मतलब डेली सुबह शाम लड्डू बना करके उसको खिलाना। ये बेसिकली संक्रमण से, इन्फेक्शन से बचने का उपाय है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना कर आप अपने पशुओं को संक्रमण की मार से बचा लेंगे। इसके बाद भी पशुपालकों को पशुओं का घाव साफ करने और उसको नहाने के लिए खास व्यवस्था करनी होगी। 25 लीटर पानी में 1 मुट्ठी नीम की पत्ती पेस्ट और 100 ग्राम फिटकरी मिलाएं। नहाने से जरूरी है पशुओं के घाव साफ करने की प्रक्रिया। इसके लिए क्या करना है ये बता रहे हैं पशुपालन विभाग के सचिव पीसी किशन। उसका घाव होता है, घाव फटने लगता है गाय का, तो उस वक्त घाव के लिए जो स्थानिक उपचार है उसमें नीम के पत्ते 1 मुट्ठी, तुलसी के पत्ता 1 मुट्ठी, मेहंदी के पत्ते 1 मुट्ठी, लहसुन की कली 10 नग, हल्दी पाउडर 10 ग्राम, नारियल का तेल 500 मिलीलीटर, इसको मिला करके उसमें वो तेल से धीरे धीरे पहले पकाना होता है, उसके बाद ठंडा करके उसको शरीर में अप्लाई करना होता है। नीम के पत्ती पानी में उबाल करके घाव को साफ करने का लिए भी इसमें। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।